Assalamu alaikum. This is Dr. Fatma Makki. I am your online biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. और आज हम FSC पार्ट 1 की बायोलॉजी बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एंड वाटर इन लाइफ, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये चैप्टर सिंपल बेसिक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का। इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है आप वो फर्स्ट ईयर की बुक में जो चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स का उसमें पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपको बेस देता है, ये आपकी बेस बनाएगा बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि हम इसमें जो बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो सकते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की which deals with the study of chemical components like proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, enzymes, hormones and the chemical processes which are taking place in living organisms. Chemical processes में आ जाते हैं photosynthesis, digestion, muscle contraction और respiration. अब जितने भी structures हैं हमारी बॉडी में और जितने भी functions हो रहे हैं, functions को हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी, और स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। सो जितने भी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस हैं दे ऑल हैव बायोकेमिकल बेसिस। उन सबको हम वी कैन स्टडी ऑल दो स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द लाइट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसलिए बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है केमिकल, जिसमें डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स की कंपोजिशंस दी हुई हैं और इनको कंपेयर किया गया है बैक्टीरियल सेल जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और मेमेलियन सेल में। इसको देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। वाटर जो है ये टोटल सेल वेट का 70% बनाता है दोनों में, बैक्टीरिया में भी और मेमेलियन सेल में भी। जबकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बैक्टीरिया सेल हो या मेमेलियन सेल हो या कोई और लिविंग सेल हो वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड 18% ऑफ मेमेलियन सेल। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स जो बैक्टीरियल सेल में 3% है और मेमेलियन सेल में 4% है। फिर आता है लिपिड्स जो बैक्टीरियल सेल में 2% है और मेमेलियन सेल में 3% है। उसके बाद है डीएनए जो बैक्टीरियल सेल में 1% है और मेमेलियन सेल में 0.25% है। और फिर आता है आरएनए विच कॉन्स्टिट्यूट 6% ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड 1.1% ऑफ मेमेलियन सेल। जबकि दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें आते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, ये बैक्टीरियल और मेमेलियन दोनों सेल्स में 2% हैं। जबकि इनऑर्गेनिक आयन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट ये बैक्टीरियल और मेमेलियन दोनों सेल्स में 1% पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। एज यू नो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो कार्बन के बगैर एक्सिस्ट नहीं कर सकता। और कार्बन की इम्पोर्टेंस इसकी टेट्रावेलेंसी की वजह से है यानी ये एक टाइम में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और इसकी जो मोस्ट स्टेबल कन्फिगुरेशन है, एक मॉलिक्यूल जो कार्बन ने बनाया है बाय फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स, या ये जो 4 एटम्स हैं जिनके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं या कोई और एटम्स भी हो सकते हैं। और जब ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसमें एक कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ अटैच होता है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते वक्त तो ये जो 4 बॉन्ड्स हैं इनको हम लीनियर लाइंस ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ड्रॉ करने में तो एक्सेप्टेबल है ये स्ट्रक्चर, ये कन्फिगुरेशन, लेकिन एक्चुअली में ये कन्फिगुरेशन, ये जो 4 बॉन्ड्स हैं इनकी अरेंजमेंट स्पेस में ऐसी नहीं होती, बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट मौजूद नहीं होते। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिंक कलर है ये शो कर रहा है सेंट्रल कार्बन एटम को जिसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं विथ 4 डिफरेंट एटम्स, और वो जिनको लाइट ग्रे स्फेयर्स से शो किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चारों जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये बिल्कुल लीनियर नहीं है, बल्कि ये एक टेट्राहेड्रॉन बना रहे हैं जो कि इसकी मोस्ट स्टेबल कन्फिगुरेशन है इस कार्बन के मॉलिक्यूल की। अब टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन, जब व्हेन कार्बन हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, तो इसका मतलब है कि कार्बन फुली स्टेबल फॉर्म में है और इस स्टेबल फॉर्म में इसको सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है।
अब कार्बन की एक और एबिलिटी जो इसको बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है हमारी बॉडी के लिए, वो ये है कि ये अनब्रांच्ड चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, और इस तरह एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स बन रही है। इसको कहा जाता है, इस चेन को कहा जाता है कैटिनेन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन ने एक कोवलेंट बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना दिया, उसके बाद इसको स्टेबल कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अचीव करने के लिए तीन और बॉन्ड्स की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो वैलेंसी है कार्बन की, वो हम हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करते हैं, यानी बाकी के 3 बॉन्ड्स जो है ये बाकी 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाएगा। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो कार्बन एटम है, इसने 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 2 कार्बन एटम्स के साथ, तो बाकी रह गए इसके 2 बॉन्ड्स, वो 2 बॉन्ड्स ये बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ, एंड सो ऑन। अब देखिए रिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप भी इससे फैमिलियर हैं, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में भी कार्बन रोल प्ले करता है, और ये है एक ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लीनियर चेन है 3 कार्बन्स की, और इसमें सेंट्रल कार्बन एटम के साथ 2 ब्रांचेस हैं फर्दर जो कनेक्टेड हैं कार्बन एटम्स की। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन का कि ये अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, ये इसको बहुत वैल्यूएबल बनाता है, एक वैल्यूएबल एलिमेंट बनाता है इन मेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। हमारे सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं, लाइक सेलुलोज है, उसमें भी सेलुलोज में भी ब्रांचिंग पाई जाती है, और स्टार्चेस हैं, तो ग्लाइकोजन है, इन सब स्ट्रक्चर्स को बनाने में कार्बन की ये जो एबिलिटी है ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि कार्बन एक टाइम में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है। ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस के साथ और सल्फर के साथ। CH बॉन्ड जो है इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटीज़। जब CH बॉन्ड ब्रेक होता है तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। और CO बॉन्ड जो है इसको ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहा जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज रखता है। इसको हम डिटेल से भी कार्बोहाइड्रेट्स को जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। CN बॉन्ड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, और ये अमाइनो एसिड्स को आपस में कनेक्ट करता है और प्रोटीन्स बनाता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, और एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स विच आर स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप इनको ब्रेक करते हैं, व्हेन दे ब्रेक डाउन, तो इनसे माइक्रोमोलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये स्टोर हाउस हैं फॉर दी माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे आप देखिए सेलुलोज है, जब सेलुलोज का ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज यूनिट्स रिलीज होते हैं, फैट्स ब्रेक डाउन करती हैं तो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करेंगे तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड्स वो यूनिट्स हैं जो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, स्टार्च, और ये इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि सेलुलोज जो है वो प्लांट्स में सेल वॉल बनाता है, और इसके अलावा हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से बनती हैं। एंड दे सर्व एज स्टोरेज ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज विच इन टर्न प्रोवाइड एनर्जी। माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सब यूनिट्स हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये आमतौर पे अनस्टेबल होते हैं ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और इमीडिएटली ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करते हैं ATP की शक्ल में, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। वाटर को हम मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एंजाइम्स का जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल से ये डिस्कस किया गया है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं और एंजाइम्स रिएक्शंस को कैसे स्पीड अप करते हैं। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं रिवाइज कर देती हूँ कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में कोलाइड होना बहुत ज़रूरी है। जब ये आपस में जब ये मूव करते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, तो फिर ये कोलाइड करते हैं, उस कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट बनती है और रिएक्शन होता है। अब जब भी किसी सब्सटेंस को, चाहे वो आयनिक है या नॉन आयोनिक है, जब आप उसको वाटर में ऐड करते हैं तो
वाटर में ऐड करने से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट हो जाता है। जैसे देखिए अगर कोई आयनिक सब्सटेंस है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो आपस में कोलाइड करते हैं। आयनिक फॉर्म में वो ज़्यादा इजीली कोलाइड करेंगे और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह अगर कोई सब्सटेंस नॉन आयोनिक है तो उसमें जो चार्ज ग्रुप्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और सेपरेशन के बाद रिएक्टेंट्स इजीली आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज़ द बेस्ट मीडियम जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत ईजिली परफॉर्म हो सकता है। और हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एबंडेंटली पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो वाटर है। इसका अमाउंट वेरिएबल है 65 to 89% तक। ह्यूमन टिश्यूज़ में बोन सेल्स में 20% वाटर होता है और ब्रेन सेल्स में 80% वाटर होता है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के हाइड्रोलिसिस में भी यूज़ होता है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल को रिलीज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। और ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक पोलर सब्सटेंस है और पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अपने अंदर नॉन पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं। तो ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर पोलर सब्सटेंसेस। और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक फैट्स, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं और इसीलिए इनको मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने में यूज़ किया जाता है। आप देखिए सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके आउटर साइड पे भी वाटरी मीडियम होता है और इनर साइड पे भी वाटरी मीडियम होता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो दी सेल का चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है जहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और एक हाइड्रोफिलिक रीजन होता है। तो उसको आप रिकॉल कीजिएगा कि फैट्स जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए ये मेम्ब्रेन्स को स्टेबल रखने में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ वाटर इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर में ये स्प्लिट हो जाते हैं और मोर फेवरेबल स्टेट में होते हैं कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकें और दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना सकें। ऑल द रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर इन वाटर। ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स व्हिच वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट में एंजाइम्स जो हैं वो सबसे बेस्ट काम करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हीट। कुछ 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर की: हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर स्टेबलाइजर एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट कैपेसिटी मीन्स द नंबर ऑफ एनर्जी, heat energy or calories which is needed to raise the temperature of 1 gram water from 15 to 16 degree centigrade, means by 1 degree centigrade। अगर आपने 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करना है तो उसके लिए आपको 1 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम्स। अब क्या होता है कि अगर कभी किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होता है बहुत ज़्यादा हीट से, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हीट ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और फिर इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और हीट वाटर एब्जॉर्ब्स हीट विद मिनिमम चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर, लेकिन इसके अपने टेम्परेचर में बहुत कम चेंज आता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो सडन हीट चेंज से प्रोटेक्टेड रहती है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो जो हीट हमारी बॉडी को मिल रही है वो हमारी बॉडी में मौजूद वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा आती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। और वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 574 किलोग्राम्स पर केजी। सो इसी तरह इसलिए जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उस हीट को भी रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में मौजूद वाटर। एक बहुत ही फैमिलियर सा रोल है वाटर का एनिमल्स में और प्लांट्स में। हमें पता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो पसीना आता है जिसको हम पर्सपिरेशन कहते हैं, स्वेटिंग होती है, और जब वो पसीना एवापोरेट करता है हवा में तो उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा ट्रांसपिरेशन है। प्लांट्स में जब इवेपोरेटिव कूलिंग होती है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। और अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है जिसमें इसमें से अगर 2 ml एवेपोरेट हो जाए तो उससे जो बाकी का जो वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाता है। ये इसलिए बताई गई है ये वैल्यूज़ कि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ द वाटर प्लेज रोल इन कूलिंग इफेक्ट्स।
इन कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। और वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन की भी एबिलिटी है, जो केमिकल रिएक्शंस को मजीद स्पीड अप करने में रोल प्ले करती है कि वाटर स्प्लिट करता है हाइड्रोजन आइंस में और हाइड्रोक्सिल आइंस में इजीली। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, उस पर कंसनट्रेशन जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस की प्योर वाटर में होती है दैट इज अबाउट 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर। उसके बाद देखते हैं जी प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करता है वाटर। ये एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। देखिए हमारी आईज में जब हम आईलिड्स को बंद करते हैं तो आईलिड्स जो है वो आई बॉल के ऊपर फ्रिक्शन, जब उसके ऊपर बंद होंगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन देखिए हमारी आईज में वाटरी मीडियम होता है, वो वाटरी मीडियम और जो टीयर्स होते हैं वो उस फ्रिक्शन से हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स देख लें आप, तो उनके अराउंड एक फ्लूइड की थिन लेयर होती है जो हमें ट्रॉमा से, इंजरी से बचाती है। तो वाटर प्रोटेक्शन में भी रोल प्ले करता है। अब आते हैं सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ग्रीक वर्ड से ये ओरिजिनेट हुए हैं। ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से विच इज सेकेरोन। सेकेरोन का मतलब होता है शुगर, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट। और इनको सेकेराइड्स भी कहा जाता है या फिर हाइड्रेटेड कार्बन्स, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रेटेड कार्बन्स। और हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो वही होती है जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज इन वाटर। इसका जनरल फॉर्मूला है CxH2O होल Y। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, जबकि X और Y होल नंबर्स हैं जो 3 से लेके मैनी थाउजेंड्स तक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को हम केमिकली डिफाइन कर सकते हैं एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde और कीटोन सब यूनिट्स। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी इन स्ट्रक्चर से। देखिए हमारे पास एक कार्बन की 3 एटम्स हैं। अब ये तीनों एटम्स जो हैं अगर ये एक कार्बोहाइड्रेट में मौजूद हैं तो कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है या फिर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप को हम ऐसे शो करते हैं CHO से, ठीक है, जिसमें C और O के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है और H के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि कार्बोनाइल को हम C डबल बॉन्ड O से शो करते हैं। तो अब अगर हम कहें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक एल्डोस शुगर है, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पर होगा जो कार्बन नंबर 1 होती है। तो एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है। बाकी के जो 2 कार्बन्स हैं उनके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग वैलेंसी है इसको सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन एटम से। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम आना चाहिए था, आई फॉरगॉट टू राइट इट, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन एटम्स आएंगे ताकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो सके। अब देखें कि ये 3 कार्बन शुगर है जिसमें कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और कार्बन नंबर 2 और 3 पे आपके पास मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि 3 कार्बन एटम्स हैं, ये आपके पास आ गया एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ पे H और यहाँ मौजूद है CH2OH ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल को, इस शुगर के मॉलिक्यूल को जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड फॉर्म या एल्डो शुगर, और ये है ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप अब इस स्ट्रक्चर को क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कि देखिए इसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 2 हैं और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर कीटोन ग्रुप मौजूद हो, कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O से, तो ये टर्मिनल कार्बन पे कभी भी नहीं होता, ये सेकंड कार्बन पे मौजूद होता है और सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आ गया। बाकी दोनों कार्बन जो हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होंगे और बाकी की वैलेंसी इनकी सेटिस्फाई करेंगे हम हाइड्रोजन एटम से। तो इस तरह बन जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं और ये आ जाती है कीटो शुगर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH। अब हम देखते हैं इसकी
केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की क्या आपको समझ आई है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde और कीटोन सब यूनिट्स। देखिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन शुगर है, यानी इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतनी डेफिनेशन याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। नेक्स्ट जो हाइड्रोलिसिस वाला पॉइंट है ये मैं आपको आगे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। 3 क्लासेस आती हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपल शुगर्स होती हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इजीली सॉलेबल होती हैं वाटर में और इनको सिंपलर शुगर्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड है या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसको हम फर्दर सिंपलर कंपाउंड्स में सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये बजाते खुद एक बहुत ही सिंपल सी शुगर है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें जो एटम्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन कोई नई शुगर नहीं बनेगी। तो ये सबसे सिंपलर शुगर्स हैं और आप इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते मजीद सिंपल शुगर्स में। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट व्हेन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, सिवाय एक कार्बन एटम के बाकी सब एटम्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और वो जो एक कार्बन एटम है उसके पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। और रिमेनिंग कार्बन एटम इज अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। अब शुगर्स जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं उनको एल्डो शुगर कहा जाता है और जिन शुगर्स में कीटोन ग्रुप्स मौजूद होते हैं उनको कीटो शुगर्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं इनमें 3 मोनोसैकेराइड्स की फर्दर टाइप्स हैं ये कि इनमें 3 से लेकर 7 तक कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। अगर किसी मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन एटम है तो हम इसको ट्रायोस कहेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये दोनों ट्रायोस शुगर्स हैं क्योंकि इनके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं। अगर 4 कार्बन एटम्स होंगे तो टेट्रोसिस होते हैं, 5 कार्बन एटम्स होंगे तो पेंटोसिस होंगे, जिसकी अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे राइबोस। अगर 6 कार्बन एटम्स हैं तो इसमें हेक्सोसिस होंगे और अगर 7 कार्बन एटम्स हैं तो ये होंगे हेप्टोसिस। अब इसका जनरल फॉर्मूला है CH2O(N)। जी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इनकी। ग्लिसरल्डिहाइड ये रेस्पिरेशन में एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट कंपाउंड है। टेट्रोसिस जो होती हैं ये मोस्टली बैक्टीरिया में होती हैं बट दे अकर रेयर इन नेचर। और पेंटोस राइबोस है ये एल्डोस शुगर है। हेक्सोस ग्लूकोज है ये भी एल्डोस शुगर है। राइबोस जो है ये आपको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स में ये प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए में। अब जब आप स्ट्रेट चेन, जैसे आप देखें ये राइबोस है, ठीक है, इसको जब आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को अगर आप वाटर में एक्वस मीडियम में ऐड करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है इसने अचीव करनी होती है स्टेबिलिटी। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता, बल्कि ये रिंग स्ट्रक्चर बना देता है, रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जब भी आप इन स्ट्रेट चेन्स मोनोसैकेराइड्स को सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। अगर राइबोस है, राइबोस में 5 कार्बन होते हैं तो ये 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है जिसको कहा जाता है राइबोफ्यूरेनोस। अगर ग्लूकोज है आपके पास मोनोसैकेराइड जो सोल्यूशन फॉर्म में है तो ये 6 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सोस और पेंटोस की एग्जांपल्स। ये डी राइबोस है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको डी क्यों कहा जाता है। राइबोस तो 5 कार्बन शुगर है, आप इसको देख सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर है जिसमें कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और इसके अलावा 2, 3, 4 और 5 कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और बाकी की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो रही है हाइड्रोजन एटम से। तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर है विच इज 5 कार्बन, इसलिए हम इसको पेंटोस शुगर कहेंगे। दूसरी तरफ आप ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज में हमारे पास टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं जिसमें कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है और 2, 3, 4 एंड 5, 6 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जबकि बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है हाइड्रोजन एटम से। जबकि थर्ड पे अगर आप देखें, थर्ड कार्बन एटम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड पर है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये लेफ्ट साइड पर है। ये इसकी एक्चुअल
स्टेबल कन्फिगुरेशन है। इन बॉन्ड्स की जो स्टेबल कन्फिगुरेशन होती है वो ये थर्ड नंबर पे जो कार्बन एटम है वो उसी वक्त अचीव होती है जब राइट पे हाइड्रोजन होगा और लेफ्ट पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डो शुगर है जो कि 6 कार्बन है, इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज अ हेक्सोस शुगर। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से वाटरी मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशंस में ये किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वैसे किस तरह रिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जस्ट आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आना चाहिए और जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बट इन ऑर्डर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इससे आपको रिंग स्ट्रक्चर को याद रखने में भी आसानी होगी। देखिए ये आपके पास है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब क्या होता है जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अटैक करता है जो इसका फर्स्ट कार्बन है विच इज अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, उस पर अटैक करता है, ठीक है, और उसके साथ बना देता है बॉन्ड। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस तरह की टर्मिनोलॉजीज मैं यूज नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको सिंपलेस्ट वे में समझा रही हूँ कि किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस कार्बन एटम के साथ एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। अब आप देखिए कि ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने बॉन्ड ब्रेक किया इस सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ और ये जाके अटैच हो गया कार्बन नंबर 1 के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। इसके पास इसका अपना हाइड्रोजन एटम मौजूद था और अपना ऑक्सीजन एटम मौजूद था। अब इस कार्बन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिलीज किया और एट द सेम टाइम इसने बॉन्ड बना लिया है इसका फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन एटम के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास आ गया है ये एक 6 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसका ऑक्सीजन एटम है और ये सेकेंड लास्ट कार्बन है जिसने अपना हाइड्रोक्सिल रिमूव कर दिया है। तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास आ जाता है रिंग स्ट्रक्चर। अब कार्बन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोजन एटम है, ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये इसका हाइड्रोजन एटम। थर्ड में देखें जी, राइट पे हाइड्रोजन है, लेफ्ट पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ शो करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ। अब आप फोर्थ में देखें, फोर्थ में भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं जो हमने यहाँ शो कर दिए। फिफ्थ जो सेकेंड लास्ट है इसके पास मौजूद है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे शो की है। इसके अलावा इसके साथ मौजूद है CH2OH विच इज द 6th कार्बन ग्रुप, तो ये 6 कार्बन ग्रुप हम ऊपर की तरफ शो करते हैं और बाकी एक बॉन्ड इसने बनाया है विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। और ये जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अब पाइरेनोस का मतलब होता है 6 कॉर्नर्ड रिंग, इसलिए इसको पाइरेनोस कहा गया है, पायरन कहा गया है, और ग्लूको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ग्लूकोज है। अब अल्फा की टर्म क्यों यूज की गई है? अल्फा कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा हो या फिर कीटोन ग्रुप का हिस्सा हो, ठीक है, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब चूंकि ये रिंग स्ट्रक्चर अल्फा कार्बन की वजह से बन रहा है, इस रिंग स्ट्रक्चर को बनाने में अल्फा कार्बन इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस कहते हैं। और अब ये डी की टर्म क्यों यूज हो रही है? देखिए हमारे पास जो लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जो कि वाइब्रेट करती है अलोंग द सिंगल प्लेन। ये लाइट है जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कह रहे हैं और ये एक ही डायरेक्शन में आ रही है। और जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस में से गुजरती है तो ये फिर सिंगल डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन सेम नहीं रहती, बल्कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस इसको रोटेट कर देता है 45 डिग्री के एंगल पे टूवर्ड्स राइट। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने अंदर से गुजरने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, इसको कहा जाता है डी मॉलिक्यूल। ये डी टाइप मॉलिक्यूल है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एट टाइम्स कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं कि जब उनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करती है तो वो उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, जिसको कहा जाता है बीटा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एल लीवो रोटेटरी, ठीक है। अल्फा
दैट विल बी एल ग्लूकोपायरेनोस, यानी लीवो रोटेटरी ग्लूकोपायरेनोस वो होगा जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। आई थिंक अब अगर आप ये टर्म पढ़ें अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस तो आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अल्फा से क्या मुराद है, डी से क्या मुराद है और ग्लूकोपायरेनोस का क्या मतलब है। नेक्स्ट इज ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये है बीटा डी ग्लूकोज। अब हम देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा में क्या फर्क है। अल्फा डी ग्लूकोज में ये और बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप की या एल्डिहाइड ग्रुप की जो कार्बन है इसके अराउंड हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो पोजीशन होती है इन स्पेस उसमें डिफरेंस होता है। अगर अल्फा डी ग्लूकोज है तो इसमें हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ शो किया जाता है, और अगर बीटा डी ग्लूकोज है तो इसमें हाइड्रोक्सिल ऊपर और हाइड्रोजन नीचे की तरफ शो किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डी राइबोस। डी राइबोस जो है इसमें 5 कार्बन एटम है, तो इसलिए कार्बन एटम से इसलिए ये 5 कॉर्नर रिंग बनाएगा। फ्यूरिन मीन्स 5 कॉर्नर रिंग। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है। कैसे कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है ये इसके ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना देती है, जिसके नतीजे में ये देखें ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। सेकंड लास्ट कार्बन ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो आ गया कार्बन नंबर 1 के पास, और बाकी इसके पास ग्रुप था हाइड्रोजन एटम था वो इसके साथ अटैच है। ठीक है, और सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच है CH2OH जो हमने यहाँ ऊपर की तरफ शो किया है, और बाकी इसके साथ अटैच है एक हाइड्रोजन एटम जो यहाँ शो कर दिया है। उसके अलावा हमारे पास C2 आ जाता है और C3, और इनके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये राइबोफ्यूरेनोस या डी राइबोस ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसीलिए इसको डी राइबोस कहा जाता है। ये थे मोनोसेक्राइड्स जिनको आप हाइड्रोलाइज करके सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं, मोनोसेक्राइड्स बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में, जबकि ओलिगोसेक्राइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सोलेबल होते हैं वाटर में, और हाइड्रोलिसिस पे ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यील्ड करते हैं, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स रिलीज करते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा ओलिगोसेक्राइड है जो 2 मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल है, तो जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ऑब्वियसली उससे 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होंगे। अगर एक ओलिगोसेक्राइड है जिसके अंदर 3 मोनोसेक्राइड्स मौजूद हैं, तो अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होंगे। सो डाइसेक्राइड क्या है? ओलिगोसेक्राइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 मोनोसेक्राइड्स, और यहाँ डाइसेक्राइड्स की 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। माल्टोज है जिसमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सक्रोज है जिसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है, फिर लैक्टोज है जिसमें एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। सो ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसके अंदर जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है उसको कहा जाता है डाइसेक्राइड। अगर किसी में 3 मोनोसेक्राइड्स हैं तो उसको हम कहेंगे ट्राइसेक्राइड्स, अगर किसी में 4 हैं तो उसको हम कहेंगे टेट्रासेक्राइड्स एंड सो ऑन। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया है कि मोनोसेक्राइड्स को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो उनको फर्दर सिंपलर शुगर्स में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो चूंकि ये मोनोसेक्राइड्स पे मुश्तमिल होते हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स पे, तो जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं। सक्रोज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट शुगर है जो हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती है, और ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सक्रोज का फॉर्मूला आ जाता है C12H22O11 विच इज़ वेरी कॉमन, आप इससे फैमिलियर भी होंगे। अब हम देखते हैं कि 2 मोनोसेक्राइड्स जब मिलकर एक डाइसेक्राइड बनाती हैं तो किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि 3 तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। C का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, C का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, C का बॉन्ड N के साथ हो सकता है। जब C का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड। अब हम देखेंगे कि ये बॉन्ड कैसे बनता है और डाइसेक्राइड्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में एक सक्रोज की एग्जाम्पल दी गई है कि सक्रोज बनाने के लिए हमें 2 मोनोसेक्राइड्स चाहिए जो कि हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसके कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि जो फ्रक्टोज है इसके कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ग्लूकोज से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, जबकि फ्रक्टोज से सिर्फ हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है,
और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, पीछे रह गया हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 और ये वाला ऑक्सीजन एटम। तो ये दोनों कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू दिस ऑक्सीजन एटम, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, कार्बन एटम्स और आपस में ऑक्सीजन के जरिए कनेक्टेड है, इस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड। तो इस तरह जब अगर 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स भी आपस में बॉन्डेड होंगी तो वो भी ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कि ये चूंकि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में ग्लाइकोजेटिक लिंकेज है तो हम इसको कहेंगे 1-2 ग्लाइकोजेटिक लिंकेज, जिसमें 1 और 2 शो कर रहे हैं वो कार्बन एटम्स जिनके दरमियान में ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड बना है। थर्ड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज पॉलीसेक्राइड्स। अभी मैंने मेंशन किया कि जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स मौजूद हों किसी शुगर मॉलिक्यूल में तो हम उसको पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। पॉली मीन्स मैनी, पॉलीसेक्राइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट्स। इनमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं लेकिन इन मोनोसेक्राइड्स का नंबर मिनिमम 10 से ऊपर ही होगा। ठीक है, ये 10 से ऊपर होता है क्योंकि अगर 10 तक नंबर होगा, 3 से लेके 10 तक अगर नंबर होता है तो वो आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की कैटेगरी में, और अगर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स मिलके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं तो वो आते हैं पॉलीसेक्राइड्स की कैटेगरी में। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है दे यील्ड मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स, और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं नेचर में। ये यूजुअली ब्रांच्ड होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, और इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो मौजूद होते हैं दे आर लिंक्ड वाया ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड्स, और हाई मॉलिक्यूलर वेट्स कंपाउंड्स हैं ये जो कि स्पेरिंगली बहुत ही कम सोलेबल होते हैं वाटर में। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, यू आर फैमिलियर विद देयर एग्जांपल्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये इनकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा काइटिन जो फंगस की वॉल प्रोड्यूस करती है, और डेक्स्ट्रिन्स है, एगर है, पेक्टिन है, ये सब के सब पॉलीसेक्राइड्स हैं। अब हम देखते हैं स्टार्च। आपको पता है कि स्टार्च जो है ये प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है। इट इज फाउंड इन सीरियल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स, और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इससे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिनका स्ट्रक्चर अभी हमने बहुत डिटेल से देखा था। और व्हेन दे रिएक्ट विद आयोडीन दे गिव ब्लू कलर, और इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अगर अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोजेटिक लिंकेज से बाउंड हैं लेकिन वो कोई अनब्रांच्ड हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उनको हम एमाइलोज कहेंगे, लेकिन अगर वो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो हम उनको एमाइलोपेक्टिन कहेंगे। लेकिन चाहे एमाइलोज हो चाहे एमाइलोपेक्टिन हो, इन सब में जो यूनिट है बेसिक जो इन स्ट्रक्चर्स को बना रहा है वो है अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एमाइलोज सोल्यूबल होते हैं हॉट वाटर में, और एमाइलोपेक्टिन जो है ये इनसोल्यूबल होते हैं हॉट और कोल्ड दोनों में, हॉट एंड कोल्ड वाटर्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मैंने सिर्फ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया है। दिखा रही हूँ मैं ये आपको कि आप यहाँ देख सकते हैं एमाइलोज में आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोजेटिक लिंकेज के जरिए एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड है वो एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के दरमियान में बना हुआ है। और अल्फा क्या शो कर रहा है उस कार्बन को कि वो कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप का हिस्सा है, एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा है, वो भी इसमें इस बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। और चूंकि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसको हम कहेंगे एमाइलोज, जबकि अगर ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बन रहा हो तो उसको हम कहते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज एमाइलोपेक्टिन, लेकिन इसमें भी यूनिट वही है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर स्ट्रेट चेन है, जो इसका स्ट्रेट चेन वाला हिस्सा है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोजेटिक लिंकेज होता है, लेकिन अगर ये ब्रांच बन रही है तो जहाँ पे ब्रांच होगी वहां पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान में ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोजेटिक लिंकेज विच इज फॉर्म्ड एट ब्रांच पॉइंट। सो अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एमाइलोज में कौन सा ग्लाइकोजेटिक लिंकेज होता है तो आप बताएंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोजेटिक लिंकेज, और एमाइलोपेक्टिन में कौन सा ग्लाइकोजेटिक लिंकेज होता है तो आप बताएंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोजेटिक लिंकेज और अल्फा 1,4 ग्लाइकोजेटिक लिंकेज, क्योंकि ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट टाइप आती है पॉलीसेकेराइड की, ग्लाइकोजेन। आपको इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मौजूद हो तो फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है लीवर और मसल सेल्स में ग्लाइकोजेन की शक्ल में। इट इज़ इनसोलेबल इन वाटर, ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इट गिव्स रेड कलर, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे ग्लूकोज मोनोमर्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज सेलुलोज। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर एंड मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स, और इसकी प्योर फॉर्म है कॉटन। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर्स। जो आपके पास आया था अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्च को। स्टार्च में जो मोनोमर्स थे ग्लूकोज के वो अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स थे, जबकि सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं। और इट गिव्स नो कलर व्हेन इट इज ट्रीटेड विद आयोडीन। और हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, लेकिन जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, जो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं सेलुलेज, और सेलुलेज जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल विच इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर लिपिड्स। लिपिड्स को हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहा जाता है। इसको मैं अभी जब आपको लिपिड्स की क्लासेस पढ़ा दूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स क्यों कहा गया है। लिपिड्स आपको पता है क्योंकि नॉन पोलर होते हैं तो इनसोलेबल होते हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉलेबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। इनकी लिपिड्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस और कोलेस्ट्रॉल। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी वाटर हेटिंग। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेट, यानी वाटर में डिजोल्व नहीं होते, सॉलेबल नहीं होते, और ये स्टोर करते हैं। लिपिड्स में जो एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी है वो कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में CH के साथ साथ CO बॉन्ड्स भी होते हैं। और अभी मैंने मेंशन किया था कि CH बॉन्ड्स आर दी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। तो लिपिड्स में जो CH बॉन्ड्स हैं इनका प्रोपोर्शन बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये दे स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इनमें ऑक्सीजन लो होती है, लो अमाउंट में होती है। दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। हम जो एनिमल्स होते हैं खासतौर पे वो जो कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं, उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। तो फैट्स जो होती हैं ये हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, इसलिए ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होती हैं। जैसे आप देखें कि फ्रूट, सीड्स और लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है। वो जो क्यूटिकल होती है वो लिपिड से बनी होती है, और वो लिपिड की लेयर होती है जो कि वाटर की लॉस को रोकती है, ठीक है। और इसी तरह इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन जो होता है वो भी वैक्सेस का बना होता है, और वो भी प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस से। अब हम देखते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। लिपिड्स में सबसे पहली क्लास आती है एकाइल ग्लिसरॉल्स, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और उसके बाद सेकेंड क्लास आती है इसमें वैक्सेस, थर्ड आती है फॉस्फोलिपिड्स, और फोर्थ आती है टर्पेनॉइड्स। अब इन सब क्लासेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्लास है एसाइल ग्लिसरॉल्स। ये जो एसाइल ग्लिसरॉल है इनके अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, एक एसाइल ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल्स का दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड्स, या फिर इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है, और या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। दे आर बेसिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन से बनते हैं, एसिड्स के रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एस्टर फॉर्मेशन की, कि ये एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, जो एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और इसे एक एस्टर बन रहा है। तो एसाइल ग्लिसरॉल्स जो होते हैं इनमें भी अल्कोहल कौन सी मौजूद होती है, ग्लिसरॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद होते हैं, फैटी एसिड्स। तो चूंकि ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के मिलने से बनते हैं तो हम इन्हें कह सकते हैं कि दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। ये आपके पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। ग्लिसरॉल में 3 एटम्स होते हैं, 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और आपको पता है कि अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसके अंदर हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। बाकी की वैलेंसी जो है कार्बन की वो हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई की गई है। ये हो गया ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल।
एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। आपको पता है कि फैटी एसिड्स जो होते हैं इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, टर्मिनल कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अभी हम फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर को भी डिटेल से देखेंगे। तो ये जो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 अल्कोहल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। किस तरह से कि ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फैटी एसिड का हाइड्रोजन ग्रुप, ये आपस में कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब चूंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब बाकी आप देखें, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड बनेगा COC। ठीक है, यानी दोनों कार्बन एटम्स, आपको पता है जब ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए 2 एटम्स अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल और जो 3 फैटी एसिड्स थे, इनके दरमियान से 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए और पीछे बन गए 3 एस्टर बॉन्ड्स, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इसको कहा जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल। और हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब हम देखते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, जो कि 2 से लेके 30 तक हो सकते हैं। और इनमें टर्मिनल कार्बन एटम पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, जबकि बाकी के कार्बन एटम्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है हाइड्रोजन से। ये 2 तरह के हो सकते हैं, इनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो तो हम उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड ना हो तो हम उन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जो डबल बॉन्ड्स का फैटी एसिड्स में मौजूद हो सकता है वो है अप टू 6। ये स्ट्रेट चेन होते हैं एनिमल्स में, और प्लांट्स में ये ब्रांच्ड या रिंग्ड स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऑब्वियसली फैटी एसिड्स और जो हैं वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फैट्स बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो हम पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर पोलर है, लेकिन ये जो फैटी एसिड्स हैं या जो लिपिड्स हैं ये नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिनकी एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताए, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। अब फैटी एसिड्स की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी कितनी है और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये डिपेंड करते हैं कि इनकी एक चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है। अगर किसी फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम इस पॉइंट को भी क्लियर करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने से ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट जो फैटी एसिड है वो है एसिटिक एसिड, क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो इसमें हो सकता है वो 2 है। ठीक है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। फर्स्ट पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया 3 हाइड्रोजन एटम से। इसी तरह ब्यूटारिक एसिड है, इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कोई भी फैटी एसिड ऐसा नहीं होगा जिसमें 3 नंबर हों कार्बन एटम्स के, या फिर 5 नंबर हो या फिर 7 नंबर हो, इनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ये आ गया ब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और फर्स्ट पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। फिर आ जाता है पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन एटम्स हैं। इसमें भी कोई ये जो डॉट शो कर रहा है, ये डॉट कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। अगर आप डॉट शो नहीं करना चाहते, आप सिंपली इसकी जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड की जो लाइन होती है जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी शो कर सकते हैं। तो टोटल इसमें कार्बन एटम्स आ जाते हैं 16। और उसके बाद हम देखते हैं कि ओलिक एसिड विच इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ओलिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 18 और यहाँ पे कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सिर्फ ये 4 एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स की, इनके स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी भी एग्जांपल्स हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप देखें कि पाल्मिटिक एसिड के अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें और इसको कंपेयर करें विद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड जिसमें सिर्फ 4 कार्बन एटम्स हैं, तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ब्यूटारिक एसिड जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो फैटी एसिड्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दोज फैटी एसिड्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फैट्स।
फैट्स का वर्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, तो फैट्स और लिपिड्स में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली फैट्स जो हैं ये लिपिड्स की एक क्लास है। लिपिड्स एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें फैट्स भी आती हैं, वैक्सेस भी आती हैं, टर्पिनॉइड्स भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फैट्स हैं हम ट्राई ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स को ही फैट्स कहते हैं। इनका एक कॉमन नेम जो है वो फैट्स है। अब ट्राइग्लिसराइड्स जिनका भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि जो 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं, ये इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक है ऑयल, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक वो जो प्लांट्स में पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं प्लांट फैट्स या ऑयल्स, और एक वो जो एनिमल में पाए जाते हैं, ये जो एनिमल फैट्स होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं। प्लांट फैट्स जो होते हैं इनके ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और मोस्टली ये प्लांट्स में पाई जाती हैं। जबकि सॉलिड्स जो हैं एनिमल फैट्स, इनके अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं ये दोनों ही वाटर से लाइटर होते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8 और ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन आप इसको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करके क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ लिपिड्स। अब सेकेंड ग्रुप ऑफ लिपिड्स आ जाता है वैक्सेस। इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वैक्सेस जो होते हैं ये एक्सोस्केलेटन जो होता है इंसेक्ट्स में, उसमें रिलीज होते हैं, उसको बनाने के लिए यूज होते हैं ये। और फ्रूट्स और लीव्स जो होते हैं इनकी सरफेस जो होती है उस पर भी वैक्स की एक लेयर होती है, वो क्या करती है वाटर के लॉस को इनहिबिट करती है, वाटर को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। सो वैक्सेस जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बनाते हैं फ्रूट्स और लीव्स पे, और इंसेक्ट्स भी सिक्रीट करते हैं वैक्स को। और वैक्सेस एक्चुअली केमिकली होते क्या हैं? दे आर हमने पढ़ा, अभी इस चीज को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि लिपिड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। देखिए जो ट्राइग्लिसराइड थी, जो पहली टाइप थी लिपिड्स की, उसमें 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वैक्सेस। वैक्सेस केमिकली क्या होते हैं? इनमें लॉन्ग चेन अल्केन्स पाई जाती हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, C25 से C35 तक। इसके अलावा इसमें अल्कोहल्स, कीटोन्स और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब आप देखें कि ट्राइग्लिसराइड से ये कितना डिफरेंट है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स में सिर्फ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल था, जबकि यहाँ पे लॉन्ग चेन अल्केन्स भी मौजूद हो सकती हैं और कीटोन्स भी मौजूद हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहल्स भी मौजूद हो सकती हैं। और यानी ये केमिकली वैक्सेस जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड से कितनी डिफरेंट है। अब ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, और वाटर बैरियर प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, एनिमल्स लाइक शीप में। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोस्फोलिपिड्स की। फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फोस्फैटिडिक एसिड। पहले हम देखते हैं कि फोस्फैटिडिक एसिड क्या है और ये कैसे बनता है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स आपकी बुक में शो किए हुए हैं इससे आपको क्लियर नहीं होगा कि फोस्फैटिडिक एसिड बनता कैसे है। ये जो फोस्फैटिडिक एसिड है इसके अंदर 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और 1 फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। देखिए ये आपके पास ग्लिसरॉल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ये आपके पास 2 फैटी एसिड्स हैं। इन 2 फैटी एसिड्स ये स्टीयरिक एसिड है और लिनोलिक एसिड है। ये वैसे नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 2 फैटी एसिड्स हैं, स्टीयरिक एसिड है और लिनोलिक एसिड है। इनका टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो ग्लिसरॉल है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो फैटी एसिड्स हैं इनका हाइड्रोजन ग्रुप, ये आपस में यूनाइट होकर वाटर बना देंगे। एज अ रिजल्ट इनके दरमियान में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा जो यहाँ शो किया हुआ है, COC और COC, ठीक है। ये 2 फैटी एसिड्स अटैच हो गए ग्लिसरॉल के 2 कार्बन एटम्स के साथ। तीसरे कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये फॉस्फोरिक एसिड शो किया गया है। अब फॉस्फोरिक एसिड जो है इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होता है और वाटर बना देता है, और पीछे कार्बन और फॉस्फोरस के दरमियान में डेवलप हो जाता है बॉन्ड जो कि थ्रू ऑक्सीजन एटम होता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें, आई थिंक अब ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 O शो किए हुए हैं, माइनस यहाँ पे इसलिए साइन शो किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे H रिलीज हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे H इसके साथ हाइड्रोजन एटम शो कर दें तो आपको माइनस चार्ज शो करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है। अब आप देखें कि ये डॉट्स जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फैटी एसिड COOR, R इज द अल्काइल ग्रुप।
अब ये फैटी एसिड है पहला, ये दूसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है और तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है थ्रू दी ऑक्सीजन एटम, और इसका एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया है ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और इसको हम कहते हैं फोस्फैटिडिक एसिड। अब फोस्फैटिडिक एसिड जब किसी नाइट्रोजीनस बेस के साथ रिएक्ट करता है, उससे जो लिपिड्स की क्लास बनती है उसको कहा जाता है फोस्फोलिपिड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फोस्फैटिडिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि फोस्फोलिपिड्स किससे डिराइव हो रहे हैं, फोस्फैटिडिक एसिड से, और कब डिराइव होते हैं, जब उनमें नाइट्रोजीनस बेस ऐड होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि फोस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फोस्फैटिडिक एसिड, और इनमें फोस्फैटिडिक एसिड होते हैं और नाइट्रोजीनस बेस कोई भी हो सकती है, कोलाइन, इथेनोलेमाइन और सीरीन, इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, फोस्फेटिडाइल कोलाइन एक एग्जांपल है फोस्फोलिपिड्स की। ये सबसे कॉमन फोस्फोलिपिड्स हैं जो बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि फोस्फेटिडाइल कोलाइन कैसे बनती है, जिसका दूसरा नाम है लेसिथिन। यहाँ पर देखिए आप कि ये 3 कार्बन एटम्स हैं ग्लिसरॉल में, ठीक है, 2 फैटी एसिड्स इसके साथ अटैच हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ अटैच था। अब देखें कि यहाँ पे जो कोलाइन है एक बेस है जिसका यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, इस बेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस है, आपको इसमें नाइट्रोजन एटम नजर आ रहा होगा, तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड का जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है इसके साथ कंबाइन होकर बना देता है वाटर मॉलिक्यूल, और फिर इस तरह जो नाइट्रोजीनस बेस है वो फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाती है थ्रू दी ऑक्सीजन एटम, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहा जाता है लेसिथिन या फोस्फेटिडाइल कोलाइन। अब यहाँ पे जो कोलाइन का स्ट्रक्चर है उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में शो किया गया है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये फोस्फेटिडाइल कोलाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ फोस्फैटिडिक एसिड एंड इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ द नाइट्रोजीनस बेस लाइक कोलाइन इन द फोस्फैटिडिक एसिड, और ये है एक फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपने जो दी सेल का चैप्टर है उसमें जहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि लिपिड बायलेयर होती है वो, तो उसमें हमने लिपिड मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं जिसमें एक हेड है और 2 और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है लिपिड मॉलिक्यूल का। तो ये फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है जिसमें हेड जो होता है ये पोलर या हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसमें फोस्फेट ग्रुप वाला पार्ट मौजूद होता है, और फोस्फेट पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो टेल है ये नॉन पोलर पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन है और इसमें फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स जो है ये एक लार्ज और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का। इसमें सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं जिनको आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स कहा जाता है। अब ये मैंने 3 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये मैंने 3 यहाँ पे शो की हुई हैं। एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट ये है, एक ये है और एक ये है। जब ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स आपस में डिफरेंट वेज में एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना के कनेक्ट होते हैं, कंडेंस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इससे डिफरेंट किस्म के टर्पेनॉइड्स बनते हैं, जैसे कि रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टीरॉइड्स और टर्पेन्स। ये सब के सब जो हैं ये टर्पेनॉइड्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने 4 टाइप्स ऑफ लिपिड्स यहाँ पे डिस्कस की हैं, जिसमें सबसे पहले थी एसाइल ग्लिसरॉल्स, उसके बाद आ गई थी वैक्सेस, फिर हमने देखे थर्ड जो टाइप थी दैट वाज फोस्फोलिपिड्स, और 4th टाइप थी टर्पेनॉइड्स। अब आप इन चारों को देखें, टर्पेनॉइड्स का स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है वैक्सेस से, ट्राइग्लिसराइड से और फोस्फोलिपिड से, कि इसके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट मौजूद है, ठीक है। अब आप देखिए फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है वैक्सिस से, टर्पेनॉइड से और ट्राइग्लिसरॉल से, कि इसके अंदर नाइट्रोजीनस बेस मौजूद होती है, फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह आप देखें कि वैक्सिस का स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है, कि इसमें अल्कोहल और फैटी एसिड्स के अलावा इसमें कीटोन्स भी होते हैं, इसमें लॉन्ग चेन अल्केन्स भी होती हैं, और जबकि ट्राइग्लिसराइड्स में क्या मौजूद होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स। तो अब देखें कि लिपिड्स में जो डिफरेंट हमने इसकी क्लासेस पढ़ी हैं वो सब के सब स्ट्रक्चरली एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स जो हैं ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं विच आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, ठीक है। तो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का मतलब आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। जबकि अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ, तो चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट हो वो बना किससे होता है, एक मोनोसेकेराइड से, ठीक है। यानी उनमें जो बेसिक यूनिट है जो उस पूरे मॉलिक्यूल को बना रहा है वो सब में आइडेंटिकल है, मोनोसेकेराइड्स हैं।
जबकि प्रोटीन्स में आप देखें कि कोई भी डिफरेंट किस्म की प्रोटीन आप ले आए, हर एक प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है, ठीक है, हर एक में जो बेसिक यूनिट है वो सेम है। लेकिन लिपिड्स में आप देखें कि बेसिक यूनिट्स किस तरह वेरी कर रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स में वो अल्कोहल और फैटी एसिड्स हैं, और वैक्सेस में वो एल्केन्स हैं, कीटोन्स हैं, और फोस्फोलिपिड्स में वो फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनस बेस हैं, जबकि टर्पेनॉइड्स में वो आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स हैं। ये था इस चैप्टर में हमने 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, और बाकी जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो हम इस लेक्चर की सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।